हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। हमारा जो आखिरी प्रोग्राम हुआ था उससे लेके अब तक 2 PDM के जलसे हो चुके हैं, जिसमें तकारीर खासी तूफ़ानी हुई हैं, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने तकरीर की है, फजलुर रहमान साहब की तकरीर थी, बिलावल भुट्टो की तकरीर थी, मरियम नवाज़ की तकरीर थी और जो है अख्तर मेंगल साहब की तकरीर थी। मौलाना फजलुर रहमान का नाम ले लें वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। तो वो कहा है मौलाना फजलुर रहमान सर, क्या मैंने नहीं सुना यार, आप मुबश्शिर की कभी बात सुन भी लिया अगर मैंने नहीं सुना तो इसका मतलब इन्होंने नहीं कहा। अच्छा चलें, मौलाना फजलुर रहमान आजकल यही लॉजिक चल रही है। लेकिन गुस्सा किस पे गिरा? कैप्टन सफदर पे, जिन्होंने शायद कोई तकरीर भी नहीं की थी। बहरहाल आज सुबह 6:30 बजे सिंध पुलिस ने छापा मारा अवारी होटल के एक कमरे में, जहां मरियम नवाज़ शरीफ और जो कैप्टन सफदर हैं वो मौजूद थे और सो रहे थे। तो पुलिस वहां गई और उन्होंने दरवाज़ा धड़धड़ाया और उसके बाद जो है जब कैप्टन सफदर ने कहा कि वो अभी आते हैं, तो थोड़ी देर इंतज़ार के बाद वो ताला तोड़ के अंदर घुस गए और कैप्टन सफदर को पकड़ कर ले गए। कैप्टन सफदर ने जाते जाते भी जो है नारे लगाए और वो नारों का माखज़ वही था जो उससे पहले वो मज़ार कायद पर लगा चुके थे। और मज़ार कायद पे जो उन्होंने नारे लगाए, हर तरफ से उस बारे में आरा सामने आई कि उनमें क्या था, मगर फिर एक FIR सामने आई उनकी गिरफ़्तारी के बाद, जिसमें ये कहा गया कि जनाब इन्होंने जो है वहाँ पर हर्जा सराई की है और उसके अलावा एक साहब जिन्होंने FIR कटवाई, वक़ास साहब, उनको जान से मारने की धमकी भी दी। वो इत्तफ़ाक़न PTI के कोऑर्डिनेटर हैं, PTI प्रेसिडेंट जो है अली मादिल शेख के, वो वहाँ क्या कर रहे थे ये एक अलग वाक़या है। बहरहाल इसी कहानी जो सामने आ रही है वो ख़ासी दिलचस्प है। वो ये है क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने इस सारे मुकदमे से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें पता ही नहीं है, हम मज़म्मत करते हैं, ये पता नहीं पर्चा कैसे कट गया है। हालांकि सिंध पुलिस जो है वो सिंध हुकूमत के ही अंडर आती है। आखिरी ज़ाहिर है पंजाब पुलिस तो नहीं आ सकती सिंध हुकूमत के। बहरहाल फिर ये अक़दा खुला कि जो सिंध के IG हैं मुश्ताक महर साहब, उनको अलग सुबह जगाया गया और उनको फिर शाहराह फैसल पे कोई दफ्तर है, पता नहीं यार, मतलब शुमाली इलाके के चक्कर लगा के नहीं, वो कराची के शुमाल में वाक़ एक दफ्तर में लेकर के गए, जहां उनसे कहा गया कि एक पर्चा कटवाना है और उसके बाद वो पर्चा कटा और फिर ये वारदात डाली गई सुबह 6:30 बजे। और फिर जो कुछ हुआ वो हमने देखा, फिर वो कोर्ट चले गए, वहाँ से उनकी ज़मानत हो गई। मगर ये तूफ़ान अभी भी जो है बरपा है कि ये हुआ क्या है। सिंध गवर्नमेंट ने एक आला सतही कमेटी, अब मुझे नहीं पता वो आला सतही कमेटी क्या करेगी। उन्होंने कहा कि हम ये हमारी मेज़बान थी मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर और हम मज़म्मत करते हैं इस वाक़े की, और जो कुछ भी हुआ वो सिंध हुकूमत के इल्म में लाए बग़ैर हुआ। आप उससे साहब इस हाँ, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। वो मीम एक पढ़ रहा था मैं सोशल मीडिया पे। नहीं करो यार, मीम भी पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ ना, हाँ, तुम लोग सोबत की वजह से। अच्छा, कह रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध जो शिकवा कर रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मालूम, तो बाकी सूबों के वज़राए आला को मालूम है कि उनके सूबों में क्या हो रहा है जो वज़ीर आला से शिकायत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये गिरफ्तारी महज़ब तरीके से भी हो सकती थी। आप बेल बजाते, वो कहते जी कौन, आप अपना तारुफ कराते कि जी आपको लेने आए हैं, तो वो जाहिर है कि वो खिड़की से तो छलांग नहीं लगा सकते थे, वो आपके साथ चले जाते। लेकिन फिर वो मज़ा ना आया ना कि जी कार्रवाई जो है वो नहीं डल रही थी। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो आपने पूरी राम कहानी सुनाई कि जी सुबह IG को उठाया गया या अगवा किया गया या उन्हें एहतराम से ले जाया गया, वट एवर, और फिर उनसे कहा गया कि जनाब ये वारंट पे दस्तखत कर दें। यार, ये हमारे इदारे इतने महज़ब कैसे हो गए कि बाई लॉ कि चूँकि IG ही इजाज़त दे सकता है, उसी के साइन चाहिए, तो उसके अलावा उनके जहन में कोई मतलब दूसरा, आप कहना चाह रहे हैं कि कोई SHO लेवल बंदे को, सुन तो ले, कोई दूसरा रास्ता उनके जहन में नहीं आया। उन्होंने बाई बुक चले। बाई बुक चलने के बाद भी क्या हुआ, इतनी सारी तगोदौ के बाद और पूरी राम कहानी क्रिएट होने के बाद भी कैप्टन सफदर जो है वो चंद घंटे में 1 लाख रुपए की ज़मानत पे रिहा हो गए। तो फिर ये फुर्तियाँ क्यों दिखाई गई? इनका मकसद क्या था
किसको क्या पैगाम देना था, हाँ, या ये अपना असर्शन करना था कि 18वीं तरमीम भाईजान अपनी जगह, हाँ, लेकिन ये सारी चीजें भी हो सकती है और इनमें से कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा किया क्या है उस पर भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में बात करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने ये मौजूद छेड़ा है तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। देखिए, नतीजा क्या हुआ है कि हम यहाँ बैठकर और अक्सर जो हमारा टॉप सेगमेंट होता है शो का, कोशिश हमारी होती है कि किसी इंपॉर्टेंट खबर पे बात हो यार, किसी इंपॉर्टेंट बंदे पर बात हो, तो और नहीं अब और बदकिस्मती से हो क्या रहा है कि हम कैप्टन सफदर पर बात कर रहे हैं। अभी मैं महर बुखारी का शो देख रहा था और एक बड़ी अच्छी लाइन बोली है महर ने, और वो ये थी कि जी ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि हम आज उस बंदे पर बात कर रहे हैं जिसके स्पीचों को हम कट भी ना करें। मतलब किसके ऊपर वो पार्लियामेंट में बोल रहा है, वो कहीं भी बोल रहा है, वो मतलब गोदाम में खड़ा हुआ है, नोबडी केयर्स। आई मीन मुझे मुझे हल्की सी घिन हो रही है, हल्की सी घिन हो रही है मुझे कि हमें इस पे बात करनी को मजबूर किया है। पीडीएम के जगाधरी लीडरों की जो तूफानी स्पीचेस थी उनको इग्नोर करके आप कहां हम इस पर आ रहे हैं। लेकिन ये पता है, अक्सर मैं सोचता हूँ कि आपको पता है कि मुझे ये कॉमिक्स और फिल्मों और खासतौर पे सुपर हीरो वाली फिल्में ना, एवेंजर्स, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन का बड़ा शौक है। हमेशा बचपन से शौक था और मैं बचपन से सोचता था यार अगर पाकिस्तान का कोई एक अपना सुपर हीरो होना चाहिए, अगर कैप्टन अमेरिका हो सकता है तो हमारे पास क्यों नहीं है एक सुपर हीरो। तो मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि अगर हमारा कोई सुपर हीरो होगा तो वो होगा कमांडर ओन गोल, और उसका एक छोटा सा साथी होगा कैप्टन हिट विकेट। अच्छा, विलन की आपको यहाँ पे इस फिल्म में कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद कफील हैं। और सुपर पावर क्या है, जैसे सुपरमैन उड़ सकता है, स्पाइडरमैन पता है वेब शूट करता है ना, सुपर पावर यहाँ पर ये है। वो साहब मैं उसके बाद चुप हो जाऊंगा, उसके बाद आप बोल दे, मुझे पता है बोर हो रहे हैं। कि आप हवा में से ना क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं इसमें तो ये और ये कोई छोटी मोटी काम नहीं है। अच्छा, जैसे थॉर के पास हथौड़ा होता है, हमारे हीरो के पास भी हथौड़ा है, और चुनाचे इसका मतलब है कि हर एक चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है ना वो कील है, और आपके पास एक ही तरीका है कि ठोक दो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कैप्टन सफदर को हर टॉक शो की अच्छा, इसको इस तरह भी लिया जा सकता था कि ठीक है आपने मज़ार कायद में तौहीन की, अब मज़ार कायद का एक मैनेजमेंट बोर्ड है जी, और मज़ार कायद के बारे में एक कानून भी है जिसके तहत अगर आप बेहुरमती करते हैं तो 3 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है, और फौरी तौर पे ये होगा। एक पूरा तरीक़ेकार मौजूद है 1971 के ऑर्डिनेंस के तहत। मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसने भी दरख्वास्त दी थी FIR की, लेकिन उसको इंटरटेन नहीं किया गया। और जो एक नामालूम नहीं है सर, यार आप नामालूम की बात ना किया करें। असल में इतनी मुझे आदत हो गई कि मैं हर आदमी के साथ नामालूम लगाता। वकास अहमद जो कि बताया जा रहा है कि एंटी टेररिस्ट कोड का मफरूर है जो आपके पास ये 2019 में, सॉरी मैं जल्दी से बता देता हूँ, 2019 में पुलिस और कब्जा माफिया का एक स्टैंड ऑफ होता है जिसके दौरान इसके ऊपर पर्चा, इसके बाद इसके ऊपर पर्चा कटता है इंसदाद दहशत गर्दी का। मैं जानना चाह रहा हूं कि यार ये हीरे आपको कहां से मिलते हैं? अच्छा, नहीं हीरे वो बाद में हम अच्छा चलिए उस पर आएंगे। मिलते हैं तो प्रॉपर तरीका ये होता चीज़ों को बगैर सेंसेशनलाइज किए हुए कि जी कायदे-ए-आज़म मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से FIR कटती और इनको भाईजान को आप अरेस्ट कर लेते और पुलिस जो है जो भी जिसको भी इस्तेमाल करना है कर लेते। लेकिन इसमें मज़ा नहीं था। नहीं। अब मज़ा क्यों नहीं था कि बगला पकड़ने की जो तरकीब है ना, वो असल में हमारे जो हसास इदारे हैं उन्होंने बचपन से जो कहानी सुनी हुई है उसको हर जगह वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बगला पकड़ने की तरकीब क्या है कि ये सामने बगला है, ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट जाके भी पकड़ सकता हूँ? बिल्कुल ना, नहीं, मज़ा नहीं आया। पीछे से वो जाएंगे, उसके बाद ऐसे कोनियों के बल जाके और मोमबत्ती उसके सर पे रखेंगे, सूरज की शुआओं से मोमबत्ती पिघल के उसकी आंखों में जाएगी, वो अंधा हो जाएगा, तब उसे पकड़ेंगे। किसी ने पूछा सर जी ऐते तुसी जाके मोमबत्ती जलाने दी की लोड़ है, सीधा हाथ गर्दन चेक करवानी हाथ पाने। कहने लगे यार फिर उस्तादी ते ना हुई ना। यही तो इतनी मेहनत के बाद एक बंदा जो है वो 2 घंटे या 3 घंटे बाद छूट गया, किसके हाथ क्या आया, मेरा सवाल अब भी अपनी जगह। हाँ, अब इस पे देख लेते हैं। अच्छा, सिंध हुकूमत के हाथ क्या आया? सिंध हुकूमत के हाथ भी
ये इल्ज़ाम आया कि आप पीडीएम के जो है ना ज़रा उससे अपने हाँ, आप को लेकिन अलग कर रहे वो माल हैं, नहीं लेकिन बिका वो यार। माल बिका नहीं, वो माल बिक ही नहीं सकता था। एग्जैक्टली। अब लेकिन मसला ये है कि फिर कम अज़ कम बिलावल भुट्टो या मुराद अली शाह को आकर के इस बात की खुद सामने आकर, बिलावल तो बहुत ट्विटर हैप्पी भी हैं, तो उन्हें कम से कम कुछ कहना चाहिए था कि भाई क्या हुआ है। ठीक है, अब ठीक है अंदरूनी खाना आप बता दें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा नहीं, लेकिन देखिए कुछ लोगों ने हाँ, तो काफी क्लियरली बात की है ना। मुस्तफा नवाज खोखर को मैं देख हाँ, रहा था हामिद मीर के शो पे। देखो अगेन, देखो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब यहाँ पे ना लोग बड़े मतलब क्यूट हो जाते हैं, हाँ, और क्यूट से मैं मतलब, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखें हुकूमत का, हाँ, तो ये तो इसको आंसरेबल है यार। जैसे तुम्हें नहीं पता कि इस मुल्क कैसे चल रहा है, हमें इतना भोले बनने की जरूरत नहीं है। ये वही बात हुई ना, वो अगले दिन तकरीर हो रही थी कि नैब साथ मतलब आजाद है, हाँ, जो आपने सुनी होगी। एक वक्फा लेते हैं, फिर इस पर तो बात चलती रहेगी। वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक जी। आपको पता ही है किस चीज़ पे बात हो रही है, पूरे दिन इसी पर ही बात हुई है, आज हम भी इसी पर ही बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ज़्यादा कैप्टन सफदर की बात है। अगेन जो किया है उसने, हाँ, और क्या कानून वायलेट किया है, बिल्कुल यार मैं तो कहता हूँ सजा दो, 100% सजा दो, बिकॉज लॉ इज ऑल इम्पॉर्टेंट। अबूदिल, और किसी को अबूद लॉ नहीं होना चाहिए इस मुल्क में, ठीक है। वायलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ कायदे आज़म मज़ार, अगेन 100%। और जो मतलब इस तरह मैंने वैसे काफ़ी दफ़ा देखा है यौम आज़ादी पे लोग चढ़े भी होते हैं मौजूलियम के ऊपर। आई डोंट नो इफ दैट्स अ वायलेशन। मैंने बहुत पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अ वायलेशन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दो तीन और चीज़ें मैं मिला लेता हूं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो बैरूनी दीवार है उस हॉल की, उससे 10 फुट तक आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई नारा नहीं लगा सकते, कोई असला लेके नहीं आ अच्छा, ठीक है। तो इस तरह तो मुझे याद है इमरान खान साहब की भी एक वीडियो है, और वो सारे पीटीआई वाले अपने झंडे लेके बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। अच्छा, ग्रिल के अंदर कोई नहीं आया, और उनको बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए था। 100% इन पर मुकदमा करें, मुझे क्यों नहीं क्रेडिबल लगता। लेकिन हाँ, और क्लियरली बात करें, मुझे क्रेडिबल नहीं लगता क्योंकि आपने कोई क्रेडिबिलिटी छोड़ी ही नहीं है। ये जिस हीरे से आपने आज एफआईआर कटवाई, ये खुद इश्तिहारी है यार। कहां से ढूंढते हो आप ऐसे लोगों को यार? वो जो 35-40 लोगों के ऊपर, इंक्लूडिंग एजे की के प्राइम मिनिस्टर, अगेन आपने एक इश्तिहारी से पर्चा कराया। अगर लेकिन माय पॉइंट इज कि अगर आज मैं आपके इसको, और मतलब वो जो सपोर्टर है ना बड़े, सर ये देखें आप क्या कह रहे हैं कि लॉ का वायलेट करना चाहिए यार। डिग्निटी ऑफ कायदे आज़म मौजूलियम मेरे लिए उस दिन वायलेट होती है जब वो लोग, और ये बहुत बड़ा कानून है, मैं मान रहा हूं, द डिग्निटी ऑफ द मौजूलियम, हाँ, छोटे मोटे कवानीन की वायलेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि जैसे आप एक कू कर दें, आप आइन को पामाल कर दें, और आप उसी शख्सियत के मकबरे पर जाकर फूल चढ़ाएं और दुआ मांगें। यू आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल वाली बात। अगर मैं ऐसी बातें करना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर मैं करना चाहता तो फिर मैं ऐसी बातें करता। कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं और उनको आपके पास उनके सामने आपके पास कोई जवाब नहीं बचता। फिर क्या कहोगे? मेरे ख्याल में कैप्टन सफदर में मुकदमा होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए था। हेट स्पीच के लिए कर दो। नो, हाँ, उसने नारे क्या लगाए? हाँ, यानी आप ये देखें, चले वोट को इज्जत दो तो ठीक है, नारा क्या लगा? अब अय्यूबी आमरियत मुर्दाबाद है, मादर मिल्लत जिंदाबाद। भाई आप कायदे आज़म की कब्र पे खड़े हैं, मादर मिल्लत की कब्र पीछे है, ठीक है। अय्यूबी आमरियत को गए हुए 50 साल गुजर चुके हैं। आपका साबुन इतना स्लो है कि आपको अंदाजा नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा, अब पता है इसमें ना, I'm sorry, मैं एक चीज इसमें मैं ऐड करूंगा। अगेन मुझे घिन आ रही है, कि अभी मुझे बैठ के ना यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे कैप्टन सफदर को डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सर आपने कहा ना कि वो आपका साबुन स्लो है, तो सर हमारा रियासत का भी साबुन उतना ही स्लो है। हाँ, मोहतरमा फातिमा जनाब मादर मिल्लत को भी गद्दार आपने करार दिया। सही बात। आज भी वही सिलसिला चल रहा है ना बॉस। अच्छा। तो पॉइंट है कि अगर वो चीज नहीं बिल्कुल यार, नहीं तो सर तो क्या है, अय्यूबी आमरियत 2.0 कर लेना, 2.0 3.0 5.0 यार, नाम आपने जो भी रखना है सर। आप फेयर एंड लवली को ग्लो एंड लवली करते हैं, प्रोडक्ट वही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? निसाब एक ही चल रहा है, निसाब एक ही चल रहा है। मैं टेक्स्ट बुक के कवर की बात नहीं कर रहा यार। ये बात है कैप्टन सफदर को नहीं मालूम जो तुम बता रहे हो। नहीं पता, सही है, मुझे तो पता है ना बॉस। देखें अगेन,
मुझे किस चीज पे एतराज है, अगेन आप लोगों ने खुद लॉ का मजाक उड़ाया है, आप लोगों ने खुद अकाउंटेबिलिटी का मजाक बनाया है। आई डोंट टेक इट सीरियसली राइट नाउ आपकी वजह से। दूसरी बात कि यार इतनी थकी हुई स्क्रिप्ट यार, मतलब कौन ये सोच रहा है कि एकदम लोगों ने कहा हाय अल्लाह वायलेशन ऑफ सैंक्टिटी हो गई है, सिग्नल भी तोड़ा होगा, उसमें भी आपको गिरफ्तार कर दे। गिरफ्तार करना था ना बॉस, तो जब ये हेट स्पीच कर रहे थे उस वक्त आप गिरफ्तार करते। मजे की बात ये है कि मतलब देखो, दूसरी मुकदमा इसलिए हुआ है कि उसने वकास अहमद को जान से मारने की धमकी दी थी अकॉर्डिंग टू अच्छा वो किसी ने सुनी, वो किसी ने सुनी? अच्छा वकास अहमद अच्छा सर मुझे बताएं यार, एक आदमी अपने मुंह से कह रहा है क्या झूठ बोल रहे नहीं, तो इतने लोग नारे लग रहे थे तो उसने कहा कान में जाके कहा तुझे जान से मार दूंगा तूने अच्छा नहीं किया तो यार। दूसरी चीज यार, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। देखिए इतने मजमे में उसने वही वकास कोई शनाख्त की, उसको एकदम डेटा आ गया, टू टर्मिनेटर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह वो आंख में आ जाता था ना कि ये कौन है, उसको पता लगा यार ये तो पीटीआई वाला है, इसको मैं जाके धमकी दूंगा। या उसके पास कोई स्कैनर था कि उसने यूं करके वो पीटीआई पे टूट करके रुक गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है ना आपका, और ये जो गोरे और चीनी करोड़ों डॉलर खर्च रहे हैं ना फेशियल रिकग्निशन पर, क्या जरूरत है? कैप्टन सफदर को बिठा दो, वो दूर दूर से बता देगा यार ये वो है, ये वो है। आई मीन हाउ एम आई सपोज्ड टू बिलीव दिस स्टोरी यार? मेरा ये पॉइंट है। कल रात मैं गया कराची आर्ट्स काउंसिल, वहां पर बीगुल की लिखा हुआ एक प्ले मैंने देखा। यार क्या स्क्रिप्ट है, क्या ट्रांजिशंस है, क्या एक्टिंग है। इनमें अगर इतनी भी अकल होती ना तो ऐसे ही 2-3 लोगों की कमेटी बना के अपनी थोड़ी स्क्रिप्टिंग बेहतर कर ले। क्योंकि यार ये ड्रामा अब इतना थक गया है कि वो जो लाफ्टर साउंड ट्रैक है ना, वो भी 1950s का ही चल रहा है, वो भी अयूब के साउंड ट्रैक चल रहा है, लाफ्टर वाला। हाँ, वो बंदे जो हंस रहे हैं ना उस लाफ ट्रैक में, वो मर खप गए दहाइयों से, लेकिन वही स्टोरी चल रही है। आपके पास टेक्नोलॉजी जो है वो आज की है, ठीक है, फिर आप गाने भी बनाते हैं, आप ड्रामे भी बनाते हैं, लेकिन जब अमली तौर पर आता है तो वो पुराना जो वो मट्टी झाड़ के स्क्रिप्ट निकालते हैं तो उसमें वो क्यों नयापन नजर नहीं आ रहा? हाँ। फर्क इतना है कि उन दिनों में वो स्क्रिप्ट में था कि देखो ये सारी बातें है करनी है बहुत आसान होती हैं कि जी पुराना स्क्रिप्ट है, ये है, वो है। अगर वाकई आप मुखलिस हैं इस मुल्क से तो आप अपनी खिदमत पेश करें कि जनाब हमें आप स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए रख लें, 3 महीने के ट्रायल पीरियड पे रखें, उसके बाद आप नौकरी से निकाल दीजिएगा, 3 महीने के पैसे भी नहीं दीजिएगा, कम से कम हम उसकी स्क्रिप्टिंग कर देंगे कि किसी बंदे को तंबू करने का सही तरीका क्या है, सीमलेस जो सीधा रेडी वाला है वो भी ना हंसना शुरू कर दे, यार एक ही गल हुई। मतलब हम कम से कम वो ये इतना तो काम कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना इस पे एतराज करूंगा कि 3 महीने के लिए कोई फ्री में काम नहीं करना, और 3 महीने के भी पैसे लेंगे, कम लेंगे, लेकिन कौमी मफाद में होगा तो जाहिर है यार, मतलब हम नहीं जो भी है वो अपनी जगह। बट आई एग्री विद योर फिलॉसफी, लेकिन कि इसके ऊपर एक लेकिन देखिए किसी बंदे को तंबू करने का मतलब है कि ये आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि किस बंदे को तंबू करना है, लेट अलोन द स्क्रिप्ट। अच्छा ठीक है ना, आप सोचें वो आए हुए हैं कराची हैं, आपने पंजाब वाला फार्मूला चलाया है, ठीक है ना, कि गुजरांवाला में हो गया है ये वो, आप बेसिकली पंजाब वाली चीज़ को भी कराची ले आए जहां ऑलरेडी वो चीज़ चल रही थी। अच्छा अब लेट्स कम बैक टू जो ओरिजिनल क्वेश्चन था आपका, एक था किसको क्या हासिल हुआ, किसने क्या खोया। क्या खोया क्या पाया, तो ये मुझे यकीन है कि आप कहेंगे ब्रेक के बाद, जाहिर है ब्रेक के बाद यार, आपको भी पता है टाइम हो गया ब्रेक का, या ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ये बात करेंगे कि जो कैप्टन सफदर वाला वाक़या हुआ है उससे किसको क्या मिला। तो सबसे पहले तो जो हसास सवालात ऑलरेडी उठ रहे हैं इस बारे में कि कौन क्या कर रहा है और किसकी हुकूमत है, कौन चला रहा है, तो उनको फर्दर स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट बार बार रिपीट किया जा रहा है तो सवालात बढ़ते ही चले जाएंगे। जैसे उसद कह रहे थे कि बच्चे को भी पता होगा या छाबड़ी वाले को भी पता होगा कि कौन कर रहा है। अच्छा देखो, मतलब स्ट्रेटजीज क्या हैं मुख्तलिफ, राइट। गुजरांवाला का जलसा हुआ, ठीक है, जाहिर है काफी बंदे आए, उसके अंदर कैसे नहीं आएंगे, गुजरांवाला है, नून लीग का गढ़ है, ऊपर से 11 पार्टियां हैं, बंदे तो आने हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उससे पहले आपने उसके अंदर मजीद हवा फूकी है गद्दारी के
पर्चे भी कर लें, ताकि अगर किसी ने यहाँ तक आना था अब वो कहेगा कि यार आ जाओ, मैं आऊँगा सामने मैदान में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है या इसके पीछे कोई सोच है, आई डोंट थिंक सो। दूसरा फिर कराची का जलसा हुआ, वो भी जाहिर है यार, 11 पार्टियां हैं, पश्तून प्रेजेंस बहुत थी, कैसे ना, JUIFA, ANP, PK मैप, PTM वाले भी पहुंचे हुए हैं, ठीक है, ये होना था। PPP ने भी अपनी सारी कंस्टिट्यूएंसी से बंदे गैदर किए, जाहिर है बंदे होने हैं, नून लीग के चलो इतनी प्रेजेंस नहीं है यहाँ इस खित्ते में, ठीक है, फिर भी जलसा होना था। मजीद आपने कोशिश की कि जो अगला जलसा हो वो भी कामयाब हो, क्योंकि आपने फिर ये पर्चा कर दिया। किसको फायदा देना चाह रहे हो, या इतनी आगे मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा ओवरथिंक भी कर जाते हैं कि यार इसके पीछे क्या गेम है, हो सकता है कि सिर्फ चवले मारी जा रही है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगेन इस पूरे प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी किसने खराब की, आपने खुद। जो भी ऑपोजिशन कहती है कि जी हमारे खिलाफ ये हो रहा है, आप साबित कर देते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और हम ही कर रहे हैं, क्या फायदा है इसका, ठीक है। क्या आपका क्या ख्याल है कि आप बस 24 घंटे बूट के नीचे ही कुचलते रहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दूसरी बात है, अगर ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी ये है कि आप प्रोवोक करें ताकि ओवर रिएक्शन हो, तो वो तो 100% ऐसे ही हो रहा है ना। मियां नवाज शरीफ की स्पीच, अच्छा एक तो सबसे पहले मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि ये जो जलसा हुआ गुजरांवाला वो जुमे को हुआ और फिर हफ्ते के रोज़ और इतवार के रोज़ हमारा शो नहीं था। क्यों? क्योंकि फिर कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती हैं कि जी वो जो एक शख्स ने कुछ दो और लोगों के बारे में जो बात की है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अच्छा, जो बात की है उस पर आप बात नहीं कर सकते, जो बात पे रिएक्शन आ रहा है उस पर आप कैसे रिएक्ट करोगे। जैसे कि आपके ऊपर कोई वारदात होती है, आप उसके बारे में बात करें लेकिन आप वारदात पे बात नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर वहां पर स्ट्रेटजी ये थी कि आप इतना पुश करें कि उसके बाद एक रिएक्शन आए, तो कंग्रेचुलेशंस, आपने उस स्ट्रेटजी को कामयाब कर दिया है। अब जो गेम बनी है मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास, और किसी से मेरी मुराद है हुकूमत, ऑपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट, अब किसी को नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा, कहां जाएगी। यू आर ऑफ द मैप सर। ये मैप वो पुराने जमाने के मैप्स नहीं होते थे जहां पे दुनिया खत्म हो जाती थी, वहां पे आप कोई बना देते थे कि हियर बी ड्रैगन्स। अब हम उस खत्ते में आ गए हैं, लेकिन वी डोंट नो नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट। ये मुझे ये लगता है कि गुज़िश्ता 2-3 साल जो कुछ भी हुआ, तो शायद इस्टेब्लिशमेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है कि वो कुछ भी करा सकते हैं, किसी भी तरीके की लेजिस्लेशन हो सकती है, किसी भी तरीके का किसी के खिलाफ भी केस दिया जा सकता है, और उसके बावजूद ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बोले भी ना। तो वो 2-3 साल इन्होंने बिल्कुल ही दीवार से लगा दिया। जब दीवार से लगा दिया है तो उन्हें लगा कि सक्सेसफुली उन्होंने अवर्ट कर दिया है या बिल्कुल सबमिसिव कर दिया है अपोजिशन के जो मर्जी बोले, और जब बोले तो आप कह दें कि जी अच्छा आपने ये फलां लेजिस्लेशन में क्यों वोट दिया था, इसका मतलब है कि आप तो जो है। अच्छा, ये भी एक सवाल है, ये भी एक बिल्कुल एक सवाल है कि भाई आप चीफ साहब के बारे में ये कह रहे हैं लेकिन एक्सटेंशन के लिए तो आपने खुद वोट दिया था, तो दिस इज अ क्वेश्चन। देखो सवाल सब पे उठते हैं बॉस, ऐसी बात नहीं है कि सवाल सब पे नहीं उठते, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है और कोई किसी के ऊपर आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। मसला आपको नहीं पता, इस वक्त रेस ये नहीं है कि दूध का धुला हुआ कौन है, इस वक्त रेस ये कि कौन ज्यादा गंदा है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। और देखिए अब आगे जाते हुए आपको क्या नजर आ रहा है, यार ये कोई अच्छी बात है, आई मीन ये मैं बात कर रहा हूँ, यार कोई अच्छी बात है कि वो बातें जो लोग लिविंग रूम में करते हुए डरते थे अब खुले जलसे में हो रही है। हाँ, हर एक बंदे के मुंह पर। इसकी is this a good thing? Is this a successful इसकी strategy? रीजंस पे थोड़ी सी मैं बात करूंगा वक्फे के बाद कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ड्राइंग रूम में जो बात अब तक होती आ रही है अब वो खुलेआम हो रही है, क्यों ये मसला मजबूर कर दिया है ना। वेलकम बैक। वक्फे से पहले ज़रार ने एक सवाल उठाया, बहुत बुनियादी सवाल, के ड्राइंग रूम में जो बातें होती थी अब वो खुले आम बिंदास हर आदमी, सियासतदान से लेके आम आदमी तक आखिर कैसे कर रहा है, उसे हिम्मत कैसे हुई। भाईजान बात यह है कि इस मुल्क के जो 74 साल हैं उसमें 35 साल तो डायरेक्ट फ़ौजी हुकूमतें रही, अयूब खान, याहिया खान, ज़िया-उल हक, परवेज़ मुशर्रफ। होता यह है कि जब आप पूरा ले लेते हैं कंट्रोल और आप ही होते हैं सामने, तो फ्रस्ट्रेशन आप पे निकलेगी। जाहिर है।
अयूब खान एट अ टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, मुल्क के सदर भी थे। ज़ियाउल हक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, मुल्क के सदर भी थे। परवेज़ मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, मुल्क के सदर भी थे। लेकिन इदारों के वक़ार की जब बात आती है तो जब फ्रस्ट्रेशन निकलती है सामने वाले की, तो वो सदर को बुरा भला कह रहा होता है, लेकिन उस पे भी आंच आ रही होती है, उसके दूसरे रैंक्स पे भी। और ये जो 4 वाक़यात हुए हैं, 4 मार्शल्ला, इसकी वजह से इदारों की हुर्मत को ऑटोमेटिकली बट्टा लगना शुरू हुआ और उनकी तौक़ीर जो है वो कम होती चली गई, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये तो हुए 35 साल डायरेक्ट। बाकी जो 40 साल थे उसमें आपने इनडायरेक्टली जो सिविलियन हुकूमतें थी, बर्बादी सिविलियन हुकूमतों ने भी की, बर्बादी उस मार्शल्ला दौर में भी हुई। लेकिन 10-10 साल 8-8 साल का एक पीरियड आता है और बाकी जो पीरियड है वो पूरा टेन्योर आज तक किसी सिविल हुकूमत का नहीं हुआ। वो एक अलग, हाँ, एक अलग फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक्यूमुलेट होती रही। अच्छा, फिर उसमें भी मार्शल्ला दौर में तो आप ऑल इन ऑल हैं, लेकिन सिविलियन दौर में सिविलियन हुकूमत ऑल इन ऑल कभी भी इस पाकिस्तान में नहीं हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर समेत। तो उसकी वजह से चीज़ें जो हैं पेंट अप होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि इज़्ज़त और वक़ार में जो है वो कमी आएगी। फिर दूसरी बात ये है कि एक चीज़ होती है कि मैं आपको कंट्रोल करना चाहता हूँ सोफिस्टिकेटेड तरीके से, दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको कंट्रोल करना चाहूँ रफ़ अंदाज में, अल्लाह जाने में क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ। मसलन इस मुल्क में आर्टिकल 6 को मजाक बनाया गया, बिल्कुल फुटबॉल बना दिया गया। इस मुल्क में आज जो वाक़या हुआ है, मेरे हिसाब से उन लोगों को पता होना चाहिए जो 18वीं तरमीम के तहत समझ रहे हैं कि जी हम गोया बहुत ही एक फोर्टिफिकेशन हो गई और थोड़ी बहुत हमें किले में बैठे हुए हैं। नो, आज बता दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। जब कुछ करना हुआ तो हम आपसे पूछेंगे नहीं, तो ये सारी सूरत हाल हो जाएगी। तो ये जो वक़ार आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया। रियासत किस चीज़ का नाम है? रियासत नाम है डिस्टेंस का और दबदबे का और एक कॉन्सेप्ट का। जब आपका दबदबा जो है वो शटर होने लगे और जब आपका फासला आम आदमी से कम होने लगे और जब आपको मजबूरन हर चीज़ में डायरेक्ट आना पड़े, तो वहाँ हिम्मत जो है, वहाँ एक झिझक टूटती है तो बाकी लोग झिझक भी टूटती चली जाती है और इससे अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? रियासत का होता है। बिल्कुल। लेकिन तो मसला ये है कि देखें आप, अब वक्त वो आ गया है कि रियासती इदारे इतने मुलविस हो गए हैं सियासत में, और सियासत विकेट है सियासतदानों की। तो बेसिकली आप अपनी विकेट छोड़ करके आप सियासतदानों वाहिद जो हल है इस निजात पाने का, मैं 1 लाइन बोलना चाह रहा हूँ। वाहिद जो हल है वो ये है कि बजाय इसके कि मैं पहले आपकी प्लेट में देखूं कि ज़रार की प्लेट में क्या है, मुझे अपनी प्लेट में देखना चाहिए कि मेरी प्लेट में क्या है, क्या मेरी प्लेट साफ है या नहीं है। जब मैं इस पे इत्मीनान कर लूँ तो उसके बाद मैं ज़रार से पूछूं, यार तू बता तेरी प्लेट में क्या है। मतलब हर इदारा अपने दायरे में रह के पहले अपनी खुद एहतसाबी करे और दूसरे की खुद एहतसाबी उस पर छोड़ दे। लेकिन ये है कि दायरा वसी होता चला जाता है और फिर ये तो ऐसे है ना यार कि एक पत्थर है, बड़ा मजबूत पत्थर है, और उसके ऊपर मुस्तकिल पानी का भी कतरा गिरते रहे ना, एक वक्त आता है वो पत्थर टूट जाता है। और फिर उस पत्थर पे आपने जो भी इमारत खड़ी की है ना, उसके और इसमें जो निज़ाम है वो है हाथी के पाँव में सबका पाँव। ये चलने वाला नहीं है। नहीं, ये नहीं चल सकता, कंपनी नहीं चलेगी सर इस तरह। चले बहरहाल देखते हैं कंपनी चलती है कि नहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।